आज हम लोग क्लास 12 के लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक। तो अगर कोई पूछता है रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा उनके क्रिया विधि के अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो आप बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा उसकी क्रिया विधि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। हम इस अध्याय का सारांश इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, यह समझने में हमें रासायनिक बलगतिकी सहायता करती है। विशिष्ट गुणों से युक्त पदार्थ का अन्य गुणों से युक्त विभिन्न पदार्थों में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संभव है। ऊष्मागतिकी से रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना को निर्धारित किया जा सकता है। जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी यानी गिब्स ऊर्जा का मान 0 से कम होती है, वह अभिक्रिया संभाव्य होती है। अभिक्रिया किस सीमा तक होगी, इसका निर्धारण रासायनिक साम्य द्वारा किया जाता है तथा रासायनिक बलगतिकी द्वारा अभिक्रिया का वेग अर्थात अभिक्रिया द्वारा समयावस्था तक पहुँचने में लगने वाले समय को भी ज्ञात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग। देखिए, कुछ अभिक्रिया जैसे आयनिक अभिक्रिया अत्यधिक तीव्र गति से होती है। उदाहरण, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण अतिशीघ्र होता है। दूसरी ओर कुछ अभिक्रिया बहुत मंद होती है, जैसे वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। कुछ अभिक्रियाएं ऐसा भी होती है जो मध्यम वेग से होती है, जैसे इच्छु शर्करा का प्रतिलोपन तथा स्टार्च का जल अपघटन। यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अलग अलग होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत तेजी के साथ होती है, जैसे आयनिक यौगिक है। जैसे अभी हम लोग सिल्वर नाइट्रेट में अगर सोडियम क्लोराइड डाल दें तो अभिक्रिया तेजी से होती है। कुछ ऐसे अभिक्रिया होती है जो बहुत धीमा होती है, जैसे वायु और नमी की उपस्थिति में जब लोहा पर जंग लगता है तो ये क्रिया बहुत धीमा होती है। कुछ ऐसे भी क्रिया होती है जो बहुत मध्यम वर्ग की होती है, जैसे अगर हम लोग एथिल अल्कोहल बनाएं और उसमें जो शर्करा का या स्टार्च का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये मध्यम वर्ग की अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, आपसे किसी ने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। इसका अगर कोई आपसे डिफिनेशन पूछे तो आप आराम से इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की वेग। तो कह सकते हैं किसी अभिक्रिया की गति तथा वेग को इकाई समय में अभिक्रियाओं अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी एकांक समय में कोई अभिक्रिया हो रही है, उसके अभिकारक या उसके उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की वेग। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में अभिकारक की घटती हुई सांद्रता या उत्पाद की बढ़ती हुई सांद्रता, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, बटा में समय लिखेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो जो आप पहले लेंगे वो अभिकारक, जो बनेगा उत्पाद। तो जब आप बनाएंगे तो अभिकारक की मात्रा कम होती है, तो वही दिखाया गया कि अभिक्रिया की मात्रा घटती है और उत्पाद जब बनता है तो उसकी मात्रा बढ़ती है। जैसे ये एक रिएक्शन के दौरान हम लोग देख सकते हैं आर रिएक्टेंट और P आपका प्रोडक्ट। देखिए, यदि समय T1 और T2 पर R एवं P की सांद्रताएं R1 और P1 हो तथा R2 और P2 हो, तब डेल्टा T बराबर आप लिखेंगे T2 माइनस T1, यानी अंतिम समय में से प्रारंभिक समय घटाएंगे। डेल्टा R के जगह पर R2 माइनस R1, डेल्टा P के जगह पर P2 माइनस P1। बड़े कोष्ठक का प्रयोग मोलर सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इससे दो सूत्र आपका बनता है। एक सूत्र तो ये बनेगा कि R में ह्रास होने की दर, तो R की सांद्रता में ह्रास बटा में समय। हालांकि भाई ह्रास हो रहा है तो माइनस के साथ दिखाएंगे क्योंकि हानि हो रही है, तो माइनस डेल्टा R बटा डेल्टा T। आप डेल्टा R की जगह पर R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। P में वृद्धि, P का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद में वृद्धि, तो उत्पाद में वृद्धि के दर को P की सांद्रता में वृद्धि बटा में समय, यानी प्लस डेल्टा P बटा डेल्टा T हम लोग लिख सकते हैं।
उसके बाद से इस तरीके से अगर बातें कोई पूछता है तो बता सकते हैं। उसके बाद से एक चीज़ और आता है कि जो अभिक्रिया का वेग है, तो जो अभिक्रिया का वेग है, तो अभिक्रिया की वेग की इकाई यानी जो अभिक्रिया का वेग है इसका मात्रक क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सांद्रता प्रति समय अभिक्रिया के वेग की इकाई होती है। देखिए, सांद्रता इंटू समय अभिक्रिया के वेग की इकाई है। उदाहरण, यदि सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर तथा समय को इकाई अगर सेकेंड में ली जाए तो अभिक्रिया के वेग की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होगी। तथापि गैसीय अभिक्रियाओं में जब गैस की सांद्रता आंशिक दाब द्वारा व्यक्त की जाती है तब वेग की इकाई एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय प्रति सेकेंड होता है। जैसे अगर हम लोग PCl5 ले लें और PCl5 को हम लोग PCl3 और प्लस Cl2 में तोड़ दें तो जो अभिक्रिया का वेग होगा माइनस PCl5, क्योंकि अभिकारक को हमेशा माइनस के साथ लगा करके लिखते हैं, तो माइनस PCl5 बटा में डेल्टा T। और अगर उत्पाद को लिखना होगा तो देखिए प्लस डेल्टा PCl3 बटा में डेल्टा T, और एक और उत्पाद है तो प्लस डेल्टा Cl2 बटा में डेल्टा T। उसके बाद से अगर हम लोग चाहें तो समान अभिक्रिया के लिए जैसे A प्लस B रिएक्शन के बाद C प्लस D बना, तो आप इसको जो अभिकारक होगा माइनस डेल्टा A बटा डेल्टा T, फिर B एक और भी है तो माइनस डेल्टा B बटा डेल्टा T, उत्पाद जो C है उसको डेल्टा C बटा डेल्टा T, और जो D है उसको डेल्टा D बटा डेल्टा D लिख सकते हैं। अब हम समान अभिक्रिया के लिए जैसे A स्मॉल A कैपिटल A स्मॉल B कैपिटल B, और फिर आपके यहाँ पर जो भी बनने वो बन चुका है तो आप इसको लिखेंगे। तो देखिए जो इसके साथ अंक है उस अंक को हम लोग 1 बटा A DA बटा DT लिखेंगे, माइनस 1 बटा B DB बटा DT लिखेंगे। यहाँ पर 1 है तो आप 1 बटा 1 डेल्टा L बटा डेल्टा T लिखेंगे। यहाँ पर M है तो डेल्टा DM बटा में DT लिखेंगे। इसी तरीके से ये भी एग्जाम्पल देख रहे हैं 2NO2 और O5 है और बनता है 4NO2 और O2, तो इसको भी हम लोग लिखना चाहें तो इसी तरीके से लिख सकते हैं। अभिक्रिया की दर तो माइनस 1 बटा 2 क्योंकि 2 आगे है, और डेल्टा N2O5 बटा में डेल्टा T, उत्पाद है तो 1 बटा 4 डेल्टा NO2 बटा में DT, और ऑक्सीजन है तो DO2 बटा में DT। तो इस तरीके से हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यही होता है। उसके बाद से एक और इसमें नियम आता है जिसको हम लोग कहते हैं दर नियम। तो देखिए दर नियम क्या होता है ना, आपको मैं बताता हूँ। अभिक्रिया के दर नियम में यहाँ पर है, आप इसको बता सकते हैं कि अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के बीच के गणितीय संबंध को दर नियम कहते हैं या दर नियम द्वारा परिभाषित किया गया। तो अभिक्रिया की दर और अभिकारक के सांद्रता के बीच के गणितीय संबंध को दर नियम द्वारा परिभाषित किया गया है, और दर बराबर होता है ये K वेग स्थिरांक है, और यहाँ पर आप एक के ऊपर x और एक के ऊपर y लिख सकते हैं, यानी दर जो होता है वो वेग स्थिरांक के समानुपाती होता है। उसके बाद से आपको बता सकते हैं औसत वेग या तात्क्षणिक वेग, इसका भी अगर कोई आपसे पूछता है तो बता सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है अभिकारकों का व्यय होता है और उनका सांद्रता समय के साथ घटता है, इसीलिए पूरी अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का वेग स्थिर नहीं रहता है। आप बता सकते हैं एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले जो परिवर्तन होता है उसी को औसत वेग या तात्क्षणिक वेग कहते हैं, और इसका भी मात्रक वही होता है जो अन्य मात्रक होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं। तब आपको एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। तो देखिए पहला अभिकारकों की सांद्रता, तो आप बता सकते हैं साधारणतः अभिकारकों का सांद्रता जो होता है अभिकारकों के सांद्रता को बढ़ाने पर जो अभिक्रिया का वेग होता है बढ़ता है। दूसरा है ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ता है। उत्प्रेरक भी अभिक्रिया के वेग को क्या करता है बढ़ाता है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं।
उसके बाद से एक चीज़ आती है जिसका नाम होता है अभिक्रिया की कोटि। तो आप बता सकते हैं कि अभिकारक के ऊपर उपस्थित घातों को कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि अभिकारक के ऊपर उपस्थित जो घात होते हैं उस घातों के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इस तरीके से अभिक्रिया की कोटि के बारे में भी आप बता सकते हैं। और कोटि के आधार पर अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। एक आपकी शून्य कोटि का अभिक्रिया होती है, एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया होती है, एक द्वितीय कोटि का अभिक्रिया होती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं शून्य कोटि का अभिक्रिया का किसे कहते हैं। तो देखिए, शून्य कोटि का अभिक्रिया के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए, शून्य कोटि का अभिक्रिया का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। शून्य कोटि का अभिक्रिया बता सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिनका वेग सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है तो उसे शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। यानी अभिक्रिया का वह वेग जो अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है तो उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। यानी जो शून्य कोटि का अभिक्रिया होती है तो शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का सूत्र। तो जैसे मान लो R है और यहाँ पर P है। हम जानते होंगे कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह अभिकारक की सांद्रता और समय के अनुपात को कहते हैं। तो -dr/dt समानुपाती जो अभिकारक R होता है उसके n घात के समानुपाती होता है। यह भी हम कह सकते हैं कि -dr/dt बराबर k। जब k आपका समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k आपका ये वेग इस तरह आ जाता है। r के पावर 0 लिखेंगे क्योंकि शून्य कोटि का अभिक्रिया जब होती है तो उसका घात शून्य होता है। उसके बाद से -dr/dt बराबर k, r के ऊपर 0 है इसका मान 1 हो जाएगा। -dr बराबर तीसरा गुना करेंगे k dt हो गया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए dr है तो इसके रिस्पेक्ट में r पर 0 लिख देंगे और k है dt है तो इसके रिस्पेक्ट में आप चाहें तो यहाँ पर t के पावर 0 लिख सकते हैं। इस तरीके से बता सकते हैं। और उसके बाद से जब r के पावर 0 का समाकलन करेंगे तो समाकलन का समान सूत्र होता है। अगर x है तो 0 + 1 माने घात जो आपका होता है जुट जाता है। ठीक है, घात जितना रहेगा उतना हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर तो r के पावर 0 है तो 0 जोड़ेंगे केवल r, और जो यहाँ पर ऊपर r है तो r, नीचे r0 बराबर k। t पर भाई t पर 0 है तो उसका समाकलन t, तो हो जाएगा r - r0 और kt। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं r0 - r बराबर kt आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप मान रख देंगे, गुणा कर दिया गया है r - r0 - r बटा में t बराबर k। तो इस तरीके से यह शून्य कोटि के अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। उसके बाद से एक छोटा सा प्रश्न और आता है कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। तो बता सकते हैं कि वह समय अंतराल जिसमें कोई पदार्थ टूटकर अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाता है तो उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। तो वह समय अंतराल जिसमें कोई पदार्थ टूट करके अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है उससे अर्ध आयु काल कहते हैं। और इसे t½ से प्रदर्शित करते हैं, यह भी बता सकते हैं। और आप लिख सकते हैं एक और हेडिंग आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र। तो देखिए इसमें होता क्या है, t जहाँ पर आप चाहें तो t बराबर 0 पर सांद्रता r0 और t बराबर ½ पर सांद्रता r0/2 का मान समाकलित जो वेग समीकरण आया उसमें रखेंगे। तो r0 तो वैसे ही रखेंगे जैसे था, और जहाँ r था वहाँ पर r0/2 रखेंगे। यहाँ पर t½ बराबर k। उसके बाद से आप इसका लसा लेंगे। तो जब लसा लेंगे तो आपका 2 नीचे हो जाएगा और 2r0 - r बराबर k। 2r0 में से r जाएगा तो आपका r0/2 t½ बराबर k। इस तरीके से ये अर्ध आयु का सूत्र हो गया। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आप इसमें बता सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो कह सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया का वेग उसके सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है तो उसे
प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कोई पूछे तो बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई जो अभिक्रिया का वेग होता है वह अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का सूत्र, तो -dr/dt बराबर k r⁴ इसलिए क्योंकि ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, -dr/dt बराबर k r हो जाएगा। उसके बाद से आप -dr और r, जब dr है तो इसके नीचे r लेकर आएंगे और फिर आपका k dt हो जाएगा। उसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो जैसा था आपका -dr/r बराबर k dt हो गया, तो दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे तो dr/r और r 0 ऐसे ही रखेंगे बराबर k dt हो जाएगा। जब इसका समाकलन करेंगे तो ln r और r 0 ऐसे ही रखेंगे बराबर k और t का समाकलन तो t होगा। उसके बाद से माइनस से सही रखेंगे एक बार, ln r हो जाएगा, फिर -ln r 0 हो जाएगा बराबर kt। उसके बाद से माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ln r 0 माइनस ln r बराबर kt हो जाएगा। उसके बाद से जब माइनस में तो ln और यहाँ पर r 0/r हो जाएगा और t को इधर करेंगे 1/3, ln की जगह पर 2.303 t और log r 0/r बराबर k हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और आप इसे बता सकते हैं कौन क्या है, जहाँ k वेग स्थिरांक है, r 0 प्रारंभिक सांद्रता है, r अंतिम सांद्रता है और t समय अंतराल है, ये बता सकते हैं हम लोग। आगे इसके बाद से एक और आता है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयकाल का सूत्र, तो t बराबर 0 पर सांद्रता r0, t हाफ पर सांद्रता जो होगा r0/2 हो जाएगा का मान समाकलित वेग समीकरण में रखने पर तो आ जाएगा 2.303 अपान t हाफ log r0/2 बराबर k। उसके बाद से आप हल करेंगे 2.303 अपान t हाफ, इसको काटेंगे तो r0 से log 2 का मान 0.3010 होता है। जब इसको हल करेंगे 0.693 बटा में k बराबर t हाफ। इस तरीके से हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित वेग समीकरण भी हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम होता है अभिक्रिया की आणविकता। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं। बस सिंपल सा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जिस गुणांकों का हम लोग गुणा करते हैं उसी को अभिक्रिया का आणविकता कहते हैं। या भी कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारकों के संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अब देखिए अभिक्रिया की आणविकता और आणविकता के आधार पर अभिक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक आणविक अभिक्रिया, तो देखिए अगर इसके बारे में कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा कि ये वे अभिक्रिया होती है जिनकी आणविकता 1 होती है। जब किसी अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थ का केवल एक अणु भाग लेता है तो उस अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है। यानी कहेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 होती है तो उसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। आप उदाहरण में चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं NH4 और N2+2H2O में टूट जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक अभिकारक है, इसीलिए इसको हम लोग एक का आणविकता अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से होता है द्वि आणविक अभिक्रिया, तो बता सकते हैं ये वे अभिक्रिया होती है जिनकी आणविकता 2 के बराबर होती है और जब अभिकारकों के 2 अणु आपस में टकरा कर रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो अभिक्रिया की आणविकता 2 होती है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड है, 2 से गुणा किया गया है, इसलिए इसकी आणविकता 2 होगी और ये हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाएगा। तो द्विआण्विक अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की अणुओं की संख्या 2 होती है तो उससे द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से एक और होता है जिसका नाम होता है त्रिआण्विक अभिक्रिया, तो इसको ही बता सकते हैं कि वे
ये वे अभिक्रिया होती है जिनकी आणविकता 3 के बराबर होती है। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के 3 अणु एक साथ टकरा कर उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया की आणविकता 3 होती है। जैसे T2 नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। कोई भी आपसे पूछे तो इस चीज़ को आप